नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया अध्याय लेकर के प्रस्तुत हूं, वो है विसर्ग संधि। इसके पूर्व मैंने संधि में आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि का वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर। तो आज मैं आपके सामने विसर्ग संधि लेकर आया हूं, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे जो माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी 11th और 12th के हैं उनके सिलेबस में भी ये है। दोनों दृष्टि से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आइए हम विसर्ग संधि की पहले परिभाषा समझते हैं। इसकी परिभाषा ये है कि जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। करिए, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ड मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि कहते हैं। जब मैंने आपको संधि का पार्ट 1 चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने संधि के 3 भेद बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की जो 5 भेद बताए थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अया संधि, इसका वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद फिर मैंने व्यंजन संधि बताए। व्यंजन संधि के मैंने आपको 5 नियम बताए। ठीक है, अब आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो विसर्ग संधि का है। तो ये विसर्ग कोई वर्ड नहीं है, विसर्ग ये है, ये जो मैंने आपको वर्ड विचार में बताया था। आपको जब मैं वर्ड विचार पार्ट 1 पार्ट 2 सब पढ़ाया था, इसमें मैंने बताया था ये विसर्ग है। ये ऐसे हम सब लिखते हैं, अतः ये विसर्ग है आपका। ये जो 2 बिंदी लग रही है ना, ये इसे विसर्ग कहें। कोई वर्ड की बात नहीं हो रही है, इसे 2 बिंदी को विसर्ग कहेंगे। अभी मैं जब आगे समझाएंगे उदाहरण के द्वारा नियम तो बताएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, यानी ये जान लीजिए ये विसर्ग हो गया। ये के बाद कह रहे हैं, के बाद स्वर या व्यंजन के बाद आने से जो विकार उत्पन्न होगा वो विसर्ग संधि कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में विसर्ग संधि के 3 नियम पढ़ेंगे। कुल 5 नियम आपको हम बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में 3 ही नियम बताएं, क्योंकि 5 नियम बताने से क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर उसमें निरस्ता आ जाती है, तो बच्चे जो है फिर मन लगा के नहीं पढ़ते हैं। इसलिए छोटा वीडियो बने, आसान रहता है, बच्चों को भी समझ में आ जाता है। तो हम इस वीडियो में आपको 3 नियम बताएंगे। ठीक है, विसर्ग संधि के। और जो नेक्स्ट 2 नियम बचेंगे उसको मैं कभी अलग वीडियो में बना के आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं विसर्ग संधि का पहला नियम क्या है। आइए हम विसर्ग संधि का पहला नियम समझते हैं। कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद च और छ हो तो विसर्ग का स हो जाएगा। यानी पहली बात क्या कर रहा है कि विसर्ग के बाद च और छ तो क्या हो जाएगा, ताला विषा हो जाएगा। पहली बात ये हो रहा है। दूसरी बात क्या कर रहा है कि विसर्ग के बाद ट और ठ के बाद ट और ठ तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। ये देखिए। तीसरी बात क्या कह रहा है
कि विसर्ग के बाद त और थ, विसर्ग के बाद त और थ, तो क्या हो जाएगा, दंत सा हो जाएगा। तो आपको उसमें 3 चीजें समझनी होंगी। कह रहा है यदि विसर्ग के बाद च और छ आएगा तो श हो जाएगा, तालव्य श हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि विसर्ग के बाद ट और थ आए तो मूर्धन्य श हो जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है यदि विसर्ग के बाद त और थ आए तो दंत स हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। पहली बात कह रहा है विसर्ग के बाद च और छ आता है तो सा हो जाएगा। फिर कह रहे हैं विसर्ग के बाद ट ठ आएगा तो मूर्धन्य स हो जाएगा। फिर कह रहे हैं विसर्ग के बाद त और थ आता है तो दंत स हो जाएगा। आइए हम इसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता है। चलिए हम यहाँ लिख देंगे, जगह है यहाँ पर, यहाँ है देखिए निधन चय, ठीक है। ये क्या है, विसर्ग है, क्या है ये विसर्ग है। बात क्या हो रही है यहाँ पर, क्या है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर च है। बात की है विसर्ग के बाद च या च हो तो च आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा तालव्य श हो जाएगा ना। देखिए परिणाम क्या है, तालव्य श हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर आपका मिलकर के विसर्ग जमा च बराबर श, तालव्य श। तो हो जाएगा आपको, इसे मैंने आपको बताया था, बार बार बता रहा हूं कि अगर यहाँ पर अनुस्वार स्वर होता तो यहाँ पर श आ जाता पूरा। यहाँ पर व्यंजन है इसलिए यहाँ पर हलंत आएगा। हलंत का मतलब होता है यहाँ पर आका जो है लोप है। शब्द क्या बन जाएगा, ये नी ऐसे उतर जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, फिर ये आधा सा आ जाएगा, ये चा उतर जाएगा, निश्चय, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, कह रहा है धनु धन टंकार, ठीक है। ये विसर्ग है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ट है, क्या है, ट, ठीक है। तो दूसरा क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद ट और ठ है तो मूर्धन्य श हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका, ये मूर्धन्य श बन जाएगा। हलंत लगा हुआ इसलिए आधा हो जाएगा, तो एकदम सेम उतार लेंगे। देखिए कैसे उतर जाएगा, धनु उतर गया ना, धनु उतर गया ना, विसर्ग हट जाएगा आपका। ये जो ये मूर्धन्य सा है ये आधा सा हो जाएगा, ये फिर आ जाएगा, ये पूरा उतर जाएगा, टंकार, धनुष टंकार हो जाएगा। एकदम आसान सा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। फिर है देखिए यहाँ विसर्ग है, फिर कह रहा है विसर्ग के बाद ठा है, ये देखिए ठा आ रहा है ना, ठा है तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो ठा आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर मूर्धन्य सा हलंत लग जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ठा है तो क्या हो जाएगा, ये शो, मूर्धन्य श। तो क्या हो जाएगा, इसको उतार लेंगे, त पूरा उतार लेंगे, विसर्ग हट जाएगा, ये आधा सा हो जाएगा, फिर हो जाएगा ढकार, तस्तर ढकार, ठीक है। ये हो गया। फिर आ रहा, कह रहा है विसर्ग के बाद ये विसर्ग है, फिर ये ता है। तीसरा क्या कह रहा था, ये विसर्ग के बाद ता और था है तो दंत सा हो जाएगा। तो ता आ रहा है ना, ये पहला, और देखिए दूसरे का पहला बड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये हलंत हो जाएगा, इस व्यंजन है, तो बन क्या जाएगा, ये आधा सा हो जाएगा। मैं वहां बता रहा हूँ आपको, ये नी हो जाएगा, ये विसर्ग हट जाएगा, फिर आधा सा हो जाएगा, फिर हो जाएगा ऐसे निस्तार। एकदम समझ गए, ये विसर्ग है जो लगा हुआ है। फिर से देखिए नियम में, यदि विसर्ग के बाद च और छ है, विसर्ग के बाद च आ रहा है तो क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तालव्य श, ये आधा सा हो जाएगा, जब जुड़ेगा संधि जब बनेगी निश्चय हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विसर्ग के बाद ट ठ है तो ट आ रहा है, ये मूर्धन्य सा हो जाएगा, ये भी आधा सा बन जाएगा जब संधि जब बनेगी। उसके बाद कह रहा है ता और था है, विसर्ग के बाद ठा आ रहा है, ठा से ठठेरा या ठा से ठेला भी होता है, तो ये जब बनेगा तो मूर्धन्य सा बनेगा। जब इसको संधि करेंगे तो आधा सा हो जाएगा, हलंत लगा हुआ है, हलंत इसलिए लगा हुआ है कि व्यंजन है, अगर स्वर होता तो हलंत लगता। अब आइए यहाँ देखिए, तीसरा क्या कर रहे हैं, विसर्ग के बाद ता और था है, विसर्ग है ये, इसके बाद क्या ता आ रहा है, तो जब दंत सा हो जाएगा, यानी यहाँ पर स्वर का लोप है, तो जब जुड़ेंगे या जब संधि बनेगी तो आधा सा हो जाएगा और नी उतर जाएगा और इधर ता उतर जाएगा, निस्तार हो जाएगा।
ये जो है विसर्ग संधि का पहला नियम है। दूसरा नियम देखते हैं। आइए हम देखते हैं विसर्ग संधि का दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ और उसके बाद क, ख, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। आप समझिए, देखिए क्या कह रहा है। यदि विसर्ग के पहले आ, एक चीज नोटिस कर चलिए आप लोग, जो जो बातें कर रहा है उसको दिमाग में रखते रहिए। यदि विसर्ग के पहले आ, यानी अभी मैं समझाऊंगा उदाहरण से, अ और उसके बाद क, ख, प, फ में से कोई वर्ण हो, यानी इन चारों में से कोई वर्ण हो विसर्ग के बाद। ये जो क, ख, प, फ की बात हो रही है, ये विसर्ग की बाद की बात हो रही है। हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता। अब उदाहरण द्वारा समझते हैं। मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण लिखे हैं। प्रातः धन काल, पय पर धन पान। तो आप देखिए बात कर रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ है, आप देखिए यहाँ विसर्ग है ना, ये देख रहे हैं विसर्ग है, इसके पहले आ कैसे है। ये जो त है, त वर्ण है, इसमें स्वर आ है। मैंने आपको बताया था जो वर्ण विचार में जो व्यंजन होते हैं बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। हम कोई भी व्यंजन अगर बोलेंगे क आ रहा है, जैसे बोलेंगे क, तो जब इसका करेंगे ओ, कोई भी व्यंजन मतलब क, ख, ग, च, छ, तो कोई भी व्यंजन बोलते हैं तो उसमें अ हर्ष जरूर आता है उच्चारण करने पे। तो जो ता है इसमें क्या है, हर्ष आ है नहीं, ये हर्ष आ है आपका, ये हर्ष आ, हर्ष स्वर आपका, ये सॉरी हर्ष स्वर है, ठीक है। विसर्ग की पहले बात हो रही, यानी ये विसर्ग है इससे पहले, इसके पहले, बाद किसे कहेंगे इसके बाद, ये रहा पहले किसे कहेंगे ये, इसके बाद किसे कहेंगे ये, ठीक है। नियम ध्यान से समझिए और देखिए। कह रहे हैं यदि विसर्ग के पहले आ है, ये विसर्ग है, इसके पहले क्या है आ स्वर है। कैसे है मैंने आपको बता दिया, जब हम ता को उच्चारण करेंगे तो इसमें आ है। अगर यहाँ पर ता की आगे मात्रा होगी तो बड़ा आ जाता, ठीक है। अब ये दूसरा क्या कह रहा है कि विसर्ग की बाद, यानी इसके बाद क्या आएगा, क आएगा। कह रहे क, ख, प, फ में से कोई वर्ण हो, इन चारों में से वर्ण कौन सा आ रहा है, ये देखिए। तो क्या कर रहे हैं कि फिर विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, यानी जब ये बनेगा तो सब बन जाएगा प्रातः काल, ऐसे सब बन जाएगा। कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस ये जो मैंने प्लस का निशान लगा रखा है, जो जमा लगा रखा है, ये हट जाएगा। इसी तरह आइए, इसमें क्या कर रहा है, ये भी विसर्ग के पहले क्या है, आ है, यहाँ पर क्या है, प है, देखिए प है ना, ये देखिए प है, तो क्या आ जाएगा, पय पान। कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस ऐसे कैसे हो जाएगा, पय पान हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। आइए हम देखते हैं विसर्ग संधि का नियम 3। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम जो है दूसरे नियम के बराबर मिल रहा है, बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या है। दूसरे नियम में क्या था कि विसर्ग के पहले आ जाए, यहाँ क्या है विसर्ग के पहले ई आ जाए और ऊ आ जाए, ई या ऊ। वहाँ क्या था दूसरे नियम में, विसर्ग के पहले आ जाए, ठीक है, उसके बाद क, ख, प, फ वर्ण आए तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है। दूसरे नियम में ये था। तीसरे नियम बस हल्का सा चेंज है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। कह रहे यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ, हर्ष ई हर्ष ऊ आए तो विसर्ग, तो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो मूर्धन्य ष हो जाएगा, ठीक। देखिए ये विसर्ग के पहले क्या बात हो रही, ई या ऊ, ये देखिए ये विसर्ग है ना, ये आपका विसर्ग है। इसके पहले बात, यानी पहले मतलब पूर्व, इसके पूर्व क्या होगा, इधर होगा। तो ना पे कौन सी मात्रा लगी, छोटी ई की, यहाँ पर ई आ गए। विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, ई है ना, ठीक। विसर्ग के पहले क्या ई है, उसके बाद कह रहे हैं विसर्ग की बाद क, ख, प, फ वर्ण हो, वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाएगा, यानी मूर्धन्य श हो जाएगा। तो यहाँ पर ई है, अब विसर्ग के बाद क्या है क,
तो क्या हो जाएगा मूर्धन्य स। तो शब्द क्या बन जाएगा, बहुत आसान सा है, नी करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर व्यंजन है इसलिए आधा सा हो जाएगा, ये हो जाएगा निस कपट, उतर जाएगा। बस हल्का समझने का फेर है। फिर आइए दूसरा द्वितीय उदाहरण देखते हैं। यहाँ विसर्ग से पहले क्या है, ह्रस्व ई है। विसर्ग के बाद क्या है, क है, तो क्या हो जाएगा श हो जाएगा। क्या बन जाएगा निष्कारण, निष्कारण बन जाएगा, आधा सा हो जाएगा। किसलिए हो जाएगा ऐसा, क्योंकि और व्यंजन है। फिर आते हैं नी और फल। तो का बता दिया मैंने, फा देखते फ बढ़ का। तो यहाँ पर क्या है, नी के विसर्ग के पहले क्या है, ह्रस्व ई। ये मत समझना कि विसर्ग के पहले ना है, यहाँ स्वर की बात हो रही है। देखिए स्वर की बात हो रही है, इसलिए ह्रस्व ई आएगा। तब क्या जाएगा फो, तो क्या जाएगा शु। तो नियम क्या है, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, क ख फ, क ख प फ। यहाँ क्या फ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा मूर्धन्य स हो जाएगा। तो बन जाएगा निष्फल। क्या बन जाएगा निष्फल। फिर आइए चौथा उदाहरण देखते हैं। ये कौन सी मात्रा है, विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है, छोटा हो बड़ा हो, तो छोटा हो है, ये आ गया, छोटा बात हो रही है। विसर्ग से पहले है ना, विसर्ग से पहले, देखिए विसर्ग से पहले है। इसके बाद क्या है, कवड़ है, देखिए कवड़ है, तो क्या हो जाएगा श हो जाएगा। तो जब श होगा तो क्या बन जाएगा दुष्कर, ये आधा श हो जाएगा। इससे मैं भाव बता रहा हूँ कि जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला वर्ण है अगर व्यंजन है तो उसके नीचे हलंत लगेगा जब होगा। अगर यहाँ व्यंजन ना होता, स्वर होता, तो यहाँ पर पूरा सा लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर आधा सा लिखा है। तो आज मैंने आपको विसर्ग शब्द की परिभाषा बताई कि जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से जब मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वो विसर्ग शब्द कहलाएगा। मैंने आपको 3 नियम बताए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको विसर्ग शब्द के तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे YouTube चैनल साहित्य संसार में जाएंगे और कमेंट में लिखेंगे और मैं आपकी समस्या का निदान अवश्य करूंगा। और इसका नेक्स्ट जो 2 नियम रह गए हैं, नियम 4, नियम 5, इसका मैं एक नया वीडियो लेकर फिर आऊँगा, क्योंकि मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ अगर हम 5 नियम आज ही पढ़ाते तो आपको समझने में भी परेशानी होती और वीडियो भी लंबा बन जाता। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ हिंदी व्याकरण संबंधित, मैं उन बच्चों के लिए भी बना रहा हूँ जो बच्चे गांव में रहते हैं, जिनको यह अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, पैसे के बिना अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे बच्चों के लिए मैं विशेष ये साहित्य संसार यूट्यूब चैनल चला रखा हूँ, जिससे बच्चे दूर दराज रह करके पढ़ सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसे के अभाव में वे अच्छे विद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाते और अच्छे शिक्षक से उनका संपर्क नहीं हो पाता, जिससे वो ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। तो मेरा मात्र ये उद्देश्य है कि चाहे अच्छे विद्यार्थी हों, चाहे मीडियम विद्यार्थी हों, चाहे निम्न विद्यार्थी हों, हर बच्चों के लिए, चाहे वह निम्न स्तर का हो, चाहे वह उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, मैंने हर बच्चों को दृष्टिकोण रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे हर बच्चा चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, कहीं भी हो, वो इसका लाभ ले सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी एक नया वीडियो फिर लेकर आऊँगा विशेष संधि के जो नंबर 4 और 5 में।